अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी। आज के लेक्चर में रिमेनिंग एग्जांपल्स करेंगे जो अक्सर बोर्ड में टाइम एंड अगेन रिपीट होती हैं। एग्जांपल नंबर 2.11 पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे एग्जांपल नंबर 2.11 अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम द 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी एक ट्रेन है जो स्लो डाउन हुई है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर पर आवर और जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि स्लो डाउन हो रही है। इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं हो रही बल्कि डिसेलरेट हो रही है। मैंने अपने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका मतलब है वो डिसेलरेट हो रही है या उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्योंकि ट्रेन स्लो डाउन हो रही है लिहाजा एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। जब वो स्लो डाउन हुई है तो जो उसने वेलोसिटी गेन की है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने ये भी देखा है कि जो वेलोसिटी है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड है। यानी सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का भी आपको आसान फार्मूला बताने लगा हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लिखा है कि जब भी कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर्स में दी हो उसको कन्वर्ट करना हो इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसका आसान तरीका है कि जो भी क्वांटिटी दी है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000/3600 से। इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने आसानी के लिए क्या करना है कि जो भी क्वांटिटी दी है किलोमीटर पर आवर को उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में दी होगी उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो इसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3600/1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है लिहाजा जो भी क्वांटिटी दी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000/3600 से तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर तो लिखेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000/3600 तो आंसर आ गया 22.2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर तो इसको करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000/3600 तो यह आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको स्लो डाउन होने में। तो टाइम टेकन फाइंड करना है। तो देखें अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी दिया है और टाइम फाइंड करना है। तो जो डाटा इज सूटेबल फॉर द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला है VF - VI/T। इसका मतलब है इन चारों में से 3 वेरिएबल्स दी हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और जो मिसिंग वेरिएबल है वो फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF - VI/T। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं जैसे बुक में करवाया हुआ कि डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करें। जो फार्मूला आपको ईजी लगे आप उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू हमने पुट कर दी -2, VF है हमारा 5.6 और VI था हमारा 22.2 डिवाइडेड बाई टी हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 5.6 - 22.2 इज इक्वल टू -16.6 डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें ये टी इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2t इज इक्वल टू -16.6। अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कैंसिल हो गया। हैंस टी इज इक्वल टू 16.6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8.3 सेकेंड्स। हैंस द ट्रेन विल टेक 8.3 सेकेंड्स टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा था कि एक ट्रेन जो स्लो डाउन हो रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर जब वो स्लो हुई है और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रही थी वो थी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड करना था कि वो कितने टाइम में स्लो डाउन होने के बाद स्टॉप हो जाएगी। तो द टाइम रिक्वायर्ड टाइम इज 8.3 सेकेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में क्या लिखा हुआ है? अ बाइसिकल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी VI दी यानी इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स यानी टाइम भी गिवन है।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस मूव्ड बाय द बाइसिकल। कि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और जो टाइम गिवन है वो है 10 सेकेंड्स। तो फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करना है। अब एक मैंने आपको बताया था कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी, लेकिन वी के लिए हमारे पास वी एफ और वी आई की वैल्यू होनी चाहिए ताकि हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकें, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 करके। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ वी आई की वैल्यू है, वी एफ नहीं, लिहाजा हम एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। जब हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमने देखने हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने कल भी बताया था कि अपने फर्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने से पहले आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सामने रखनी है, फिर देखना है कि जो गिवन डाटा है उसके लिए वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सूटेबल है। यानी जितनी उसमें वेरिएबल्स हैं, कोई एक वेरिएबल अगर मिसिंग होगी तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उसमें से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो डाटा गिवन है उसमें हमारे पास टी है, ए है और वी आई है, इसका मतलब है एस फाइंड करना है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके मुताबिक ये डाटा सूटेबल है, तो उसीलिए लिखेंगे यूजिंग फार्मूला या सिंस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दें। वी आई हमारे पास 4, टाइम था हमारा 10 सेकेंड्स, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 1 इंटू टी का स्क्वेयर यानी 10 का स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40, प्लस हाफ ऑफ 10 का स्क्वेयर लेंगे तो 100 और 100 का हाफ लेंगे तो 50। तो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 मीटर। हैंस द डिस्टेंस वुड बी 90 मीटर्स। यानी अगेन आपने देखा कि अगर हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लगाते वक्त वो सामने देख रहे हैं कि जिस इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक डाटा सूटेबल होगा वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लगाएं और उसके बाद वैल्यूज निकाल लें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.13। अब एग्जांपल नंबर 2.13 क्या कहती है जी, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी एस की वैल्यू भी आ गई, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ़ द वेलोसिटी रीच इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी अब नई वेलोसिटी दी, इसका तो ये फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल द डिस्टेंस, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है, टाइम भी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें गिवन में लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस इज इक्वल टू 50 मीटर, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, और टू फाइंड में लिखेंगे एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसका मतलब है अब हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा क्योंकि एस की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। इसका मतलब हम यहाँ से एस इज इक्वल टू वी टी की वजह से हम टाइम निकाल सकते हैं, वो हमने बाद में निकाला है। पहले मैंने आपको यहाँ पे जो वर्किंग करके दिखाई है उसमें मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये डाटा गिवन डाटा जो है वो सूटेबल है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है, लेकिन ना टी टाइम भी नहीं है हमारे पास और एक्सेलरेशन नहीं। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। सिमिलरली सेकंड के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, इसमें भी टी और ए दोनों मिसिंग है, ज़्यादा ये भी नहीं लग सकती। तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, वो यहाँ पे सूटेबल हो जाएगी। तो लिखें यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सिंस 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। टू फार्मूले का है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, एस दिया हुआ था 50 मीटर इज इक्वल टू वी एफ आ गया 15 का होल स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 टाइम्स 50 इज इक्वल टू 100 ए इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर लेंगे 225 माइनस 25 आ गया 200, विच इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200/100 यानी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ गया। अब डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है तो एक वही तरीका है कि हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहा है कि जब भी आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हो तो उससे एवरेज वेलोसिटी निकालें और फिर एस इज इक्वल टू वी टी से उसका आंसर निकाल लें। यही किया है। नाउ एस इज इक्वल टू वी टी और वी की वैल्यू मैंने वर्किंग की है, वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2। तो वी एफ था हमारा 15 मीटर पर सेकेंड और वी आई हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 15 प्लस 5 क्या 20 20/2 आ गया
10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास अब एवरेज वेलोसिटी आ गई या एवरेज स्पीड आ गई। अब हम फार्मूले वैल्यूज पुट कर देते हैं। S इज इक्वल टू वी टी, तो S इज इक्वल टू 50, तो यहाँ 50 इज इक्वल टू 10 टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है वो 10 आ गई और टाइम हमने फाइंड करना था। सो T इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी 5 सेकेंड्स आ गया। हैंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वुड बी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड द कार विल टेक 5 सेकेंड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यानी दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अगेन आपको आसान तरीका बताया, बुक में ये शायद इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी आपने डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू फाइंड करनी हो और वी एफ और वी आई की बनती हो तो हमेशा वी एफ और वी आई की एवरेज ले लें, यानी दोनों का सम लेके हाफ ले लें, तो वहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से आप वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.14। अब एग्जाम्पल नंबर 2.14 पेज नंबर 49। A stone is dropped from the top of a tower, कि एक टावर से एक स्टोन को नीचे फेंका। अब याद रखना आपने, जब भी ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जो भी आपने बॉडी है या स्टोन है जब वो रखा तो वो एट रेस्ट था, तो जो भी चीज़ एट रेस्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये लिखा है द इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू है फॉर फॉलिंग बॉडीज 10 मीटर पर सेकेंड होती है, और जो नीचे हम यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड जाती है उसके लिए -10 है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे के स्टोन को फेंका गया, जैसे जी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और फिर अगर ये भी क्वेश्चन में बताया है कि इट टेक्स 5 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, कि जो टाइम लिखा है यानी जब हमने टावर पे से स्टोन को नीचे फेंका है तो उसने 5 सेकंड के बाद जाके ज़मीन को हिट किया। तो इसका मतलब है अब फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट गेन, यानी हाइट जहाँ से टावर की हाइट बतानी कि जहाँ से उसको स्टोन को हमने नीचे ड्रॉप किया है। और दूसरा कुछ है कि फाइनल वेलोसिटी पूछी है कि जब उसने ग्राउंड को हिट किया स्टोन ने तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब लिखते हैं, गिवन में आ गया वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब हमने टावर से उसको नीचे थ्रो किया तो वो रेस्ट पे था और उसकी नीचे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 लेनी है। टाइम था 5 सेकेंड्स, टू फाइंड आ गया मैक्सिमम हाइट यानी एज फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी जिससे ग्राउंड को उसने हिट किया जाके। अब अगेन आपने देखना है डाटा के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सूटेबल है। बारी बारी देख लें, पहले फर्स्ट इक्वेशन मोशन देखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए की जगह तो जी आ जाएगा, यानी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब हमारे पास वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई 0 दिया हुआ है और जी की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं दिया, इसका तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको निकाल लेंगे। ये देखें, लेकिन मैंने बाद में निकाल लेना है। ये देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, क्योंकि जो डाटा था दैट इज सूटेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1 या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले वी एफ लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वैल्यूज पुट कर दें। वी आई था हमारा 0 प्लस जी की वैल्यू थी 10 और टाइम टेकन था 5 सेकेंड्स, तो 0 प्लस 10 टाइम 5 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। चाहे आप ये पहले निकाल लें चाहे बाद में निकाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हाइट फाइंड करनी है तो हाइट के लिए जो डाटा हमारे पास गिवन है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सूटेबल है। तो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर दें, वी आई था हमारा 0, टाइम था हमारा 5 सेकेंड प्लस 1/2, जी की वैल्यू आ गई 10 और टाइम था हमारा 5 सेकेंड यानी 5 का स्क्वायर ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, 0 टाइम्स 5 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 10 का हाफ हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 125 मीटर। तो लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर, वेयर एज द फाइनल वेलोसिटी, यानी जब वो उसने ग्राउंड को हिट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो आई है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.15। अब 2.15 में क्या है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, यानी अब एक लड़का है उसने ज़मीन से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। अब यहीं से आपको पता लगेगा कि जब वर्टिकली अपवर्ड जाएगी तो जी की वैल्यू हमारी -10 हो जाएगी।
यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी की वैल्यू +10 लेंगे, अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू -10 ले लेंगे। फिर आगे उसने बताया कि द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, कि 5 सेकंड के बाद बॉल जो है वापस ज़मीन पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि जब भी कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम वो जाने में लगाता है उतने टाइम वो आने में लगाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 3 सेकंड में कोई चीज़ ऊपर गई है तो 3 सेकंड में ही वो नीचे आएगी। अगर कोई चीज़ 2 सेकंड के ऊपर गई है तो फिर वो नीचे आने में भी 2 टाइम यानी 2 सेकंड्स ही लेगी। अब यहाँ पे उसने टोटल टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसके लिए सिंबल यूज़ किया है कैपिटल टी। जो कैपिटल टी है वो शो कर रहा है कि जो टोटल टाइम कि जब बॉल को वर्टिकली हिट किया गया ऊपर से जाने के बाद वो वापस आई है तो वो टोटल टाइम है, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो हमें स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है इसका हाफ ले लेंगे तो हमें एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का टाइम मिल जाएगा। यानी जब भी आपको टोटल टाइम दिया हो आने जाने का उसका हाफ ले लें तो इसका मतलब है आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए लिखा है गिवन में लिखेंगे कैपिटल टी, यानी टोटल टाइम था वो 5 सेकंड्स था, तो इसका मतलब है स्मॉल टी की वैल्यू क्या जाएगी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2, यानी 5/2 मीन्स 2.5 सेकेंड्स। अब जी की वैल्यू यहाँ पे -10 लेंगे क्योंकि बॉल नीचे से हिट होकर ऊपर गई है, तो जी की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 होगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ एट रेस्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब कोई मूविंग बॉडी होगी और वो स्टॉप होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी ना बताई हो तो इसका मतलब है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इस केस में भी जब बॉल को हमने वर्टिकली हिट किया तो वो ऊपर जाने के बाद पहले वो स्टॉप होगी, जब स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो नीचे आएगी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक चीज़ बताई थी कि टोटल टाइम गिवन था, बाकी सारी चीज़ें हमने खुद ड्राइव की हैं। जी की वैल्यू -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, वी एफ को हमने 0 लिया है अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, और स्मॉल टी की वैल्यू ली है कि कैपिटल टी का हाफ लिया है, यानी जितना टाइम जाने में लगा था उतना टाइम आने में लगेगा। कि जब भी आपको टोटल टाइम दिया होगा तो उसका हाफ ले लेंगे तो वो स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखते हैं कि फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट पूछी है कि मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल, और दूसरा पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी कि जब बॉल को हिट किया गया था तो उसकी क्या वेलोसिटी थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब जो डाटा गिवन है दैट सूट्स फॉर इक्वेशन नंबर 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ कर सकते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वैल्यूज पुट कर दें, वी एफ हमारा 0 प्लस वी आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू आ गई -10 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी यानी 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 इज इक्वल टू वी आई -10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू -25। अब ये -25 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 25 इज इक्वल टू वी आई, हैंस वी आई इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब सेकंड है कि मैक्सिमम हाइट क्या गेन की है, तो उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्यों? द डाटा इज सूटेबल फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखी हुई है। आपने भी जब भी पेपर में सॉल्व करने से पहले आपने देखना है कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने साइड पे लिखनी है, फिर देखना है। अदरवाइज वरना क्या होगा, अगर आप माइंड से करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फिर आपको साथ को इसमें तो डाटा कंप्लीट नहीं है, फिर सेकंड लगाएंगे, हो सकता है उसका भी कंप्लीट ना हो, फिर थर्ड लगाएंगे, जाके बात बनी। अगर आपने पहले से लिखी हुई होंगी और उस डाटे को देखते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। तो सिंस एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। वी आई था हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाई टी है 2.5 प्लस 1/2 जी की वैल्यू है -10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर ले लिया। और 25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आ गया 62.5 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर लिया तो यह है 30.125, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 31.25 मीटर आ गया। हैंस वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 25 मीटर पर सेकेंड एंड द मैक्सिमम हाइट गेन विल बी 31.25 मीटर। रिवाइज कर लेते हैं कि जितनी भी मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं इस पे बुक में डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस या थोड़े से डिफरेंट मेथड यानी कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तमाम मुश्किल सवालों को भी आसान तरीके से करने का आपको तरीका बताया है कि जहाँ कहीं आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन
सामने रख के करें। इसी तरह जब आपको कोई क्वांटिटी किलोमीटर्स पर आवर में दी हो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो उसका ये आपने फार्मूला याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो जो भी क्वांटिटी दी है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और डिवाइड कर दें 3600 से। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में है और एग्जामिनर ने पूछा है कि उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसके रेसिप्रोकल यानी 3600 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2.11 में ऐसा ही था कि VI और VF की वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, इसलिए हमने उनको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव लिया। ये उसकी वजह ये थी क्योंकि लिखा हुआ था ट्रेन स्लोज डाउन, इसका मतलब है स्लो डाउन हो रही थी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बजाय मैंने डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ किया है और उसकी मदद से मैंने जो दोनों क्वांटिटीज़ यानी एक ही क्वांटिटी टाइम पूछा था तो वो मैंने एक्सेलरेशन के फार्मूले की मदद से निकाल दिया। आप उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या किसी और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे। अगर एक और बात और से देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेसिकली एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही डिराइव होती है। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में भी इसी तरह एक्सेलरेशन गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था और डिस्टेंस फाइंड करना था। तो जो डाटा इज सूटेबल फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, तो डायरेक्ट हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर लेना है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2.13 में ऐसे था कि जो गिवन डाटा था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी और डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ था, टी और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो जो सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन थी वहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही थी, उसकी मदद से पहले हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद बजाय इक्वेशन ऑफ मोशन में जाने के मैंने आपको आसान तरीका बताया कि जब VF और VI दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालें और फिर S इज इक्वल टू VT की मदद से आप कैलकुलेशन करें। तो S इज इक्वल टू VT में से आप S भी फाइंड कर सकते हैं, V भी फाइंड कर सकते हैं, T भी, यानी उन तीन में से कोई सी दो वेरिएबल्स हों तो तीसरी आप S इज इक्वल टू VT से फाइंड कर लेंगे। तो मैंने S इज इक्वल टू VT से ये फार्मूले के मदद से इसको निकाल दिया। अदरवाइज हो सकता है आपको इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या जो भी आपको इसके ऊपर सूटेबल होती है आप उसकी मदद से भी निकाल सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 2.14 में भी ऐसी था कि बॉल था, एक टावर से हमने उसको नीचे फेंका था और उसमें सिर्फ हमें ये बताया था कि जो उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड्स के बाद उसने ज़मीन पे हिट किया। बाकी चीज़ें हमने खुद से वैल्यूएट करनी थी क्योंकि जब कोई चीज़ रेस्ट होगी ऊपर से हम नीचे फेंकेंगे, G की वैल्यू -10 हो जाएगी और जो VI हो जाएगी वो हमारी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर जब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया उसके बाद हम सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से दोनों चीज़ें निकाल लेंगे, H की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और VF की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें जो इम्पोर्टेंट या कह लें कि डिस्गाइज्ड आइटम थी वो थी टोटल टाइम गिवन था कि एक बॉल को जब आपने वर्टिकली हिट किया अपवर्ड तो ये बताया है कि उसने जब वापस आके ज़मीन को हिट किया तो 5 सेकंड का टाइम लिया था, यानी कैपिटल T दिया हुआ था। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमें स्मॉल t की वैल्यू चाहिए होती। तो कैपिटल T और स्मॉल t में क्या फ़र्क बताया कि जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो जितना टाइम वो जाने में लेगी उतना ही टाइम आने में लेगी। अगर आपको कैपिटल T की वैल्यू दी और स्मॉल t निकालना है तो सिंपल तरीका है कि उसका हाफ ले लें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी। G की वैल्यू आपने यहाँ पे -10 लेनी क्योंकि जो कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी G की वैल्यू -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लेनी है। और VF क्या है कि वो 0 मीटर पर सेकंड क्यों है कि जब नीचे से हमने चीज़ को हिट किया तो ऊपर जाने के बाद वो पहले स्टॉप होगी, जब स्टॉप होगी इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये भी मैंने बताया था अगर फाइनल वेलोसिटी बताई हो तो अब आपने वो लेनी है, अगर नहीं बताई तो उसको 0 ट्रीट करना है। और उसके बाद फिर हमने रेलिवेंट या कंसर्न इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हाइट भी फाइंड कर ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। इंशाल्लाह आज हमारी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बुक के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको वो करवाऊंगा और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।